हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है और इनका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये हम सर्टेनिटी के बारे में बताते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स में अनसर्टेनिटी आती है उसके बारे में हमें ये बताते हैं और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। ये सब चीज़ें हमने देखी थी सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन में हम सिग्निफिकेंट को यूज़ करके किस तरीके से जो वैल्यू है उसको हम अनसर्टेन जो वैल्यू आ रही है उसको सर्टेन कर सकते हैं, राइट। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में कि जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एटम्स का, जब एटम जो होते हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें किस तरीके के अलग अलग रूल्स जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं और ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। चलिए, हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है। अब देखो, ये जो लॉ होता है इस रूल के अकॉर्डिंग या फिर इस नियम के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग नियम्स पढ़ने होते हैं, राइट, लॉज पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर ये हमें ये बताता है कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। ये जो रूल है ये बेसिकली इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है, पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है और जो अलग अलग रूल्स हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो जो सबसे पहला रूल आता है इसके अंदर, जो फर्स्ट लॉ आता है वो आता है आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये सभी आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा या फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में हमेशा जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट नहीं बोल सकते हम, कंजर्व रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में रिएक्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, देखो दो चीज़ें होती है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, जब आप आगे जाओगे फिर कन्फ्यूजन नहीं होती है। एक होती है केमिकल रिएक्शन और एक होती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन कंडक्ट करवाते हैं लेबोरेटरीज में, फिर उसी रिएक्शन को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में हम अपने प्रैक्टिकल के जो भी थ्योरीज होती है उस प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है उसके अंदर हम लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हम कंडक्ट करवाते हैं खुद प्रैक्टिकली, और जो केमिकल इक्वेशन होती है जो हमने प्रैक्टिकली किया उसका जो थ्योरेटिकल रूप होता है वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास में जब भी हम कोई भी चीज़ को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में एक होता है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जो होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा हमारे पास में हो सकते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो होते हैं ये रिएक्ट करके आपस में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसमें हम अलग अलग चीज़ें इस रिएक्शन को तेज़ी से करवाने के लिए, स्पीडली कंडक्ट करवाने के लिए हम इसमें कैटलिस्ट डाल देते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि किस तरीके से रिएक्टेंट आता है, कैटलिस्ट आता है और प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट में भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, राइट, वो सब चीज़ें। अभी के लिए आपको इतने ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। अब देखो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई रिएक्शन कंडक्ट होती है उस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर मास का जो होता है, मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है ना ही मास क्रिएट होता है। सपोज आपके पास में 500 ग्राम जो है रिएक्टेंट था, ठीक है, 500 ग्राम क्या था, रिएक्टेंट था, तो आपको 500 ग्राम ही क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 450 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके यूजफुल जो है वो प्रोडक्ट आपको कम मिले, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो आपको 500 ग्राम ही मिलेगा। सपोज इस प्रोडक्ट के अंदर आपने कोई रिएक्शन करवाई, उसके अंदर कोई गैस रिलीज हो गई, ठीक है, तो 50 ग्राम अपने गैस जो है 50 ग्राम गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो आपका जो यूजफुल प्रोडक्ट था वो कितना हो गया, 450 हो गया। लेकिन हम जब बात करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कितना मिला है, 500 ग्राम ही मिला है, ठीक है। भले ही आपकी यूजफुल ना हो, आपके लिए ये यूज़फुल हो, लेकिन आप केवल इसको प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो मास था वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। मास हमेशा कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसका एक ही एक्सेप्शन है
एक एक्सेप्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं उसके अंदर काम आती है, ठीक है। दो तरह की होती है, न्यूक्लियर डिफ्यूजन और एक फ्यूजन रिएक्शन होती है, राइट। उसके अंदर अलग अलग चीज़ें चलती है। जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसके अंदर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एक एटम बम गिराया था, ठीक है। एटम बम होता तो बहुत छोटा सा, इतना सा, लेकिन उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो मास होता है वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके कारण से बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो उसी कारण से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो पूरा का पूरा एक ब्लास्ट बन जाती है, राइट। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है, ठीक है, रिएक्टेंट का जो मास होता है वो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी देगा प्लस साथ में क्या देगा, आपको एनर्जी भी देगा, ठीक है। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा E=mc का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो जो रिएक्टेंट का कुछ मास होता है, ठीक है, वो तो प्रोडक्ट बनाता है, और कुछ मास जो होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्टेड हो जाता है। सम मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। कुछ द्रव्यमान जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो इसको हम बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। और ये आपका हो गया, रिएक्टेंट को हम बोलते हैं क्रियाकारक, ठीक है। प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पाद, एनर्जी को हम बोलते हैं ऊर्जा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए आप लोग लिख लेना ना, बाकी सब हिंदी में मैंने लिख दिया। ये जो है कि कुछ द्रव्यमान जो होता है, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वैसे आप लिख सकते हो, मैं बोलता हूँ होता है, ठीक है। तो जो मास कंजर्वेशन का जो एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना कौन सा एक्सेप्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन आर एक्सेप्शंस ऑफ मास कंजर्वेशन, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमेशा द्रव्यमान का संरक्षण पाया जाता है, मास हमेशा कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, राइट। आप इसको कॉपी करो और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ आता है आपका लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, सॉरी, या फिर इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट कंपोजिशन, या फिर कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका एक सेम रूल और होता है जिसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट की जगह हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो इसके अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट जो होगा, ठीक है, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा किस में होंगे, वो सिंपल रेशियो के अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट। जो थ्योरी है आप लोग इसकी इन सब की आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। बाकी आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको ये सारे के सारे लॉ समझ में आने चाहिए, राइट, और इनका यूज़ करना आना चाहिए, राइट। तो थ्योरी तो आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ वो भी आपको लिखना है, राइट। तो जो डिफाइनाइट कंपोजिशन है, या फिर इसको हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो वो हमेशा एक सिंपल रेशियो के अंदर ही क्या होता है, फॉर्म होता है। उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक सिंपल रेशियो के अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट। इररिस्पेक्टिव कि उसका मेथड जो है या जो सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है वो भले ही अलग अलग हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी सोर्स से बना हुआ हो, किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बना हुआ हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो भी फाइनल कंपाउंड आपके पास में बन रहा है उसमें हमेशा जो एलिमेंट का रेशियो है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से, देखो अगर हमारे पास में कार्बन प्लस O2 है, ठीक है, तो ये आपको देगा CO2, ठीक। अगर आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन है तो ये आपको क्या देगा, CO2, ठीक है। अगर आपके पास में CH4 है और इसकी आपने इस CH4 का कंबशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन CH4 का, ठीक है। तो भी आपको क्या देगा, ये CO2 देगा। अगर आपने CaCO2 की डिकम्पोज कर दिया तो ये भी आपको क्या देगा, CaO देगा प्लस साथ में CO2 देगा, ठीक है। तो हमारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन भले ही अलग अलग हो, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हमने 4 टाइप के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिए CO2 बनाने के लिए। हमने कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी, हमने मीथेन को ऑक्सीजन के रूप प्रेजेंस में बर्न कर दिया, हमने CaCO2 को बर्न कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, तो भी हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, CO2 आता है। अगर हम इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें 1:2 आएगा, इसमें भी 1:2 आएगा, इसमें भी 1:2 आएगा, और इसमें भी क्या है, 1:2 आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन चेंज करेंगे तो जो भी आपका कंपाउंड है उसके अंदर जो कंपोजिशन है एलिमेंट का वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट का कंपोजिशन है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, राइट। इस तरीके से तो जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें एलिमेंट जो भी होगा वो हमेशा एक स्पेसिफिक या फिर हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, राइट। भले ही उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग क्यों ना हो, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट रूल आता है, नेक्स्ट रूल में अगर हम बात करें थर्ड, वो आता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। अब देखो इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आपका ये है कि आइसोटोपिक जो भी होता है, ठीक है, आइसोटोपिक एलिमेंट जो भी होंगे उनके अंदर ये रूल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आइसोटोपिक एलिमेंट लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हमने एक तो लिया कार्बन 12 और एक ले लिया हमने कार्बन 14, ठीक है, और उसकी हमने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, इसकी भी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन आएगा वो तो 1:2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो 1 और 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो हमारे पास में जब हम आइसोटोपिक एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो ये रूल जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आइसोटोपिक एलिमेंट्स के लिए लॉ ऑफ डिफाइनाइट कंपोजिशन कभी भी वैलिड नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में या फिर गुणित अनुपात के नियम के बारे में, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कि जो दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके बहुत सारे टाइप के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, ठीक है, तो ये बन सकता है CO बन सकता है और क्या बन सकता है, CO2 बन सकता है अगर हम इनमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट हैं, दोनों ही एलिमेंट ने आपस में रिएक्शन की और अलग अलग टाइप के क्या बना दिए, कंपाउंड बना दिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमें 3 टाइप के कंपाउंड मिल सकते हैं। एक तो N2O मिल सकता है, एक NO मिल सकता है और एक N2O5 मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास में कंपाउंड मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें इसमें और इसमें, तो जो एलिमेंट का कंपोजिशन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक फिक्स रेशियो के अंदर रहेगा, ठीक है। तो जो भी बनने वाला है जिसमें सेम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करें, इसमें ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, इसमें ऑक्सीजन का वेट कितना है 32, तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:2 आएगा। तो ये हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर मिलेंगे। अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देखो, इसमें यहाँ पे 16 है और इसमें भी 16 है, और इसमें अगर हम बात करें तो 16 × 5 कितना होगा, जो भी होगा आप इसको कैलकुलेट कर लेना, और जो रेशियो आएगा वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन का गुणित अनुपात का नियम, कि जो भी दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड के अंदर जो एक एलिमेंट होता है उसका हमेशा जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो देखें तो हमेशा वो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और ये होता है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल के अंदर कि लॉ ऑफ कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को आप एक्सप्लेन करो, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ये एग्जांपल दे सकते हो। इसका एक्सेप्शन आइसोटोपिक एलिमेंट है, राइट। आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ को हम डिस्कस करते हैं जो कि आपका है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम।
ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं दे रखा, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इसी का रूल है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का ही एक पार्ट है, राइट, केमिकल कॉम्बिनेशन का। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट एक एलिमेंट दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और उन्हीं दो डिफरेंट एलिमेंट को जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में एक नया क्या बनता है, नया एक कंपाउंड बनता है, राइट। और जो ये कंपाउंड होते हैं, इनका जो रेशियो रहेगा, जो भी एलिमेंट का रेशियो रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल रेशियो के अंदर रहेगा, फिक्स रेशियो रहेगा। देखो किस तरीके से, अगर हमारे पास में कार्बन है, सपोज हमारे पास में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास में एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से, आप कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, थ्योरी आप आराम से लिख सकते हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप थ्योरी नहीं लिख सकते। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास में एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकता है, क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। सपोज कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और ये हमें देता है CH4। कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये हमें देता है CO2। फिर जो हमारे पास में एक एलिमेंट जो दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता था, करने के बाद जो प्रोडक्ट देता है, उन्हीं एलिमेंट को जब हम आपस में रिएक्शन करवा दें, उन्हीं एलिमेंट को जब हम आपस में रिएक्ट करवा दें, तो हमारे पास में एक नया प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनता है, H2। तो समझ में आया कि एक एलिमेंट दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करता है, और उन्हीं दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को जब हम आपस में रिएक्ट करवा दें तो एक नया कंपाउंड बनता है या फिर नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसका रेशियो जो होता है वो हमेशा इन रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इन CH4, ठीक है, अगर हम CH4 के अंदर बात करें, ध्यान रखना ये जो लो है इसको हम इक्विवेलेंट का भी लो बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वो लो जो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है तुल्यांक का नियम। ठीक है, जब जो कि हम आगे जाकर के मोल कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं। देखो CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 के अंदर हम कार्बन का कंपोजिशन देखते हैं कि कार्बन का कंपोजिशन कितना आएगा, या अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। देखो इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया जाता है मोलिकुलर वेट, उसकी मोलिकुलर वेट को आप डिवाइड कर दो उसकी वैलेंसी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसकी वैलेंसी से। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट हमारे पास में कितना है, कार्बन का 12 होता है, बटन अपॉन में हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3। ठीक है, अगर हम बात करें इन CO2, तो ध्यान रखना, देखना क्या मैजिक होता है इसके अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कार्बन का मोलिकुलर वेट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका देख रहे हैं, कार्बन का देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में कौन कॉमन है, कार्बन कॉमन है, तो ये आ जाएगा वापस से 12/4 3। देख रहे हो, तो जो इक्विवेलेंट वेट है, जो कंपोजिशन है, वो सेम आ रहा है। अब एक और चीज़ देखते हैं, अगर हम इसी में बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन हो जाएगा 32, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वैलेंसी होती है इसकी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इन H2, इसके अंदर अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16, और ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी कंपोजिशन जो है ऑक्सीजन का सेम आ रहा है 8 इक्विवेलेंट वेट जो आ रहा है, और यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो जो भी नया प्रोडक्ट बनता है उसका इक्विवेलेंट वेट दो बने हुए प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट वेट की क्या आता है, सेम आता है। राइट, इस तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जब आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास में मिलता है NH3। जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास में मिलता है NO2, और अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा देते हो तो आपके पास में बनेगा क्या, H2O बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो सिमिलर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा NH3 के अंदर, NH3 के अंदर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें इसमें नाइट्रोजन का NO2 में, तो NO2 में भी नाइट्रोजन क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें
ऑक्सीजन का H2O के अंदर, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो सेम आ रहा है, ये देखो 8 आ रहा है, और यहाँ पे 14/3 और 14/3 आ रहा है। तो इस तरीके से जब एक एलिमेंट दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर के रिएक्शन कर कंपाउंड बनाता है, और उन्हीं दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को जब हम आपस में कंबाइन करवा देते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, और इनका जो इक्विवेलेंट वेट आता है वो हमेशा क्या आता है, सेम आता है। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होगा या फिर एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि रिचर्ड ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम आप याद रख सकते हो, इसका आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बाकी सारों का एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। रिचर्ड साइंटिस्ट था, उसने ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था, राइट। आप इसको कॉपी करो। फिर हम दो लास्ट रूल्स के बारे में या फिर लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो है आपका अवोगाद्रो लॉ, एंड द सेकंड इज गैलुसेक लॉ। आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अवोगाद्रो लॉ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अवोगाद्रो लॉ के बारे में, ठीक है। देखो अवोगाद्रो लॉ जो होता है ये क्या है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग कि जो भी हमारे पास में गैस होती है, अगर वो गैस एक कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास में, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हमारे पास में गैस है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल जो होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है PV = nRT, ठीक है। P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, R का मतलब होता है कांस्टेंट, और T का मतलब होता है टेम्परेचर। तो बताओ अगर P, T और V यानी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों के तीनों कांस्टेंट है और R तो कांस्टेंट है ही, तो N भी क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में H2 दे रखा है, आपके पास में CO2 दे रखा है, ठीक है, आपके पास में NH3 दे रखा है, और आपके पास में SO3 दे रखा है, ठीक है। सपोज इस तरीके से ये जो है, ये सारी की सारी गैसेज जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम पर प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर प्रेजेंट है, यानी इनका प्रेशर भी कांस्टेंट है, इनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और इनका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इनके मोल के बारे में, तो इनका जो मोल होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम बात करते हैं इनका मोल N होगा। देखो मोल और मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसमें मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो मॉलिक्यूल का हम क्या लिख लेते हैं, N लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एटम होंगे, एटम क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी गैसेस है एक सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, तो आपके पास में उसके मोल सेम हो सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं, बट उनमें कभी भी एटम जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, वो वेरिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कितने एटम आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NNA, ठीक है। Na जो होता है वो होता है अवोगाद्रो नंबर। ये हम जैसे मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तब हम बात करेंगे कि Na का मतलब क्या होता है और कितनी वैल्यू होती है। आप बस इतना ध्यान रखो, Na आएगा, Na क्या होता है, Na होता है अवोगाद्रो नंबर। यहाँ पे हमारे पास में 3 एटम है, तो ये आ जाएगा 3NA। यहाँ पे हमारे पास में 4 है, तो ये आ जाएगा 4NNA। यहाँ पे हमारे पास में कितना है, वापस से 4 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4NNA, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम पर जो गैस के जो मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, बट जो एटम्स होते हैं वो डिफर कर सकते हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा रूल है, ये लॉ है अवोगाद्रो लॉ। फिर हम बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट, गैलुसेक लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉ क्या है, गैलुसेक लॉ, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी आयतन का जो संयुग्मन होता है या फिर आयतन का जो संयोजन होता है उसके बेसिस पर, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वैसे वापस है PV क्या होता है, nRT, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो टेम्परेचर है और जो वॉल्यूम है और प्रेशर, ठीक है, ये टेम्परेचर और प्रेशर जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर किसी भी गैस के टेम्परेचर, एक अलग अलग गैसेस हैं
वो एक सेम टेम्परेचर पर है और सेम प्रेशर पर है, यानी प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, उसके नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। क्योंकि देखो आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो आप इसको कांस्टेंट कर दिया, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम आर को नहीं लगा रहे तो ये प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, यानी जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, या हम ये बोल सकते हैं कि वी किसके इक्वल होगा, हमेशा एन के इक्वल होगा। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखो हमारे पास में एग्जाम्पल है इस तरीके से, NH नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करता है और बनाता है NH3, ठीक है, 2NH3 बनाता है, राइट। अब देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखो सपोज हमारे पास में हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ेंगे, इसका एक वॉल्यूम, ठीक है, हम सपोज करते हैं कि इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करता है। अगर आपको वॉल्यूम में समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी हमारे पास में 1 लीटर N2 है और 3 लीटर H2O है, ठीक है। ये जो है ये पूरी की जो भी आपके कोफिशिएंट लगे होते हैं ये होते हैं इसके स्टोकियोमेट्री, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री हम आगे देखेंगे क्या होता है, और जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो उसका स्टोकियोमेट्री 1 होता है। तो इसका 1 है तो इसका मतलब इसका 1 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, इसका 3 है तो इसका 3 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, तो इसका 2, और इसके 3 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्शन करके इसके 2 वॉल्यूम बनाते हैं। अब हम इसको मोल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम किसके इक्वल है, मोल के इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 मोल NH3 जो है, सॉरी N2 जो है, 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ में रिएक्शन करती है, और हमारे पास में 2 मोल क्या आते हैं, NH3 आता है, ठीक है। अब सपोज हम वॉल्यूम कुछ ले लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ वापस है कि हमारे पास में N2 था, हमने 3H2 के साथ रिएक्शन करवाई और प्रोडक्ट बना 2NH3, ठीक है। इसका 1 वॉल्यूम था, इसका 3 वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम बना, इसका 1 वॉल्यूम इसका 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बनाते हैं इसका। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में ये 50 ml था, ठीक है। N2 जो था वो कितना था, 50 ml था। तो आपसे पूछा जाएगा कि H2 कितना बनेगा, तो आपने इस रिएक्शन के अंदर स्टोकियोमेट्री पढ़ी, तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि 50 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 150 ml आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि जो NH3 बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखो 50 अगर इसका 1 वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम बनाता है तो इसका 50 ml इसका कितना बनाएगा, 100 ml बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, या फिर कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, राइट। तो इस तरीके से हम स्टोकियोमेट्री को देख करके हम ये बता सकते हैं कि जो N2 है वो H2 के साथ रिएक्शन करके कितना NH3 प्रोड्यूस करेगी। अगर आपको ये 50 ml दे रखा है और आपसे ये पूछ लिया जाता है तो इसका 50 ml, इसका 1 अगर इससे 2 बना रहा है तो इसका 50 कितना बनाएगा, इसका 100 ml बनाएगा। और अगर इसका 50 ml या इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करता है तो N2 का 50 ml कितने H2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो 150 ml H2 के साथ रिएक्शन करेगा और कितना प्रोड्यूस करेगा, 100 ml NH3 प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी अंदर लॉज आते हैं वो हमने पढ़ लिए, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसके अंदर मास को कंजर्व रखा जाता है। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसके अंदर जो भी कंपाउंड बनता है उसके अंदर जो भी कंपोजिशन होता है एलिमेंट का वो हमेशा एक सिंपल रेशियो के अंदर होता है। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसके अंदर अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसका कंपोजिशन क्या होगा, वो सिंपल रेशियो के अंदर होगा। फिर हमने बात किया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, और उन्हीं अगर हम 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को आपस में रिएक्शन करवा दें तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, और इनका जो इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। फिर हमने पढ़ा अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है कि एक अगर आपके पास में एक टाइप की अलग अलग टाइप की गैसेस हैं, वो सारी की सारी एक कांस्टेंट प्रेशर पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, उनका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो उनका जो मोल्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एटम जो होते हैं वो वेरिएट हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा है गैलो-शेक लॉ, जो कि हमें क्या बताता है, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास में अगर 2 अलग अलग टाइप की गैसेस हैं, एक फिक्स टेम्परेचर और एक प्रेशर पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा, ठीक है, जो कि हमने इस तरीके से देखा है, राइट। आई होप आपको ये सारे के सारे जो लॉ है वो पसंद आया, समझ में आए होंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, और फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट को, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।